दादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हम एक बेहद संजीदा विषय पे बात करेंगे। संजीदा विषय इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध देश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए वक्तव्य से है। 2 दिन पूर्व देश की आजादी का समारोह धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी अदालत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में भी झंडावंदन का समारोह हुआ। उस समारोह को संबोधित करते हुए देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि वर्तमान में संसद के अंदर कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार की गंभीरतापूर्ण चर्चा होनी चाहिए उसका घोर अभाव हो गया है और बिना चर्चा के जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका नतीजा अदालतों के सामने बेमिसाल दुश्वारियों के तौर पर देखने को मिल रहा है। अदालतें उन कानूनों के सही मंतव्य भावनाओं को समझ पाने में नाकाम रह रही हैं क्योंकि उन पर जिस गंभीरता के साथ कानून निर्माताओं के द्वारा चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि एक समय पर देश की संसद में तमाम कानूनविद हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे और एक रचनात्मक बहस के माध्यम से तमाम कानून अपना स्वरूप ले पाते थे। लेकिन वर्तमान में कानून कुछ मिनटों के अंतर्गत ही बनकर तब्दील हो जाते हैं। ये कमोबेश विपक्ष के उन आरोपों पर पुष्टि है जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो यहां तक तुलना कर दी थी कि हम कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट तैयार कर रहे हैं। अभी जो संसद का सत्र समाप्त हुआ उसके अंदर 20 से ज्यादा विधेयक कानून की शक्ल ले ली जिसमें संविधान संशोधन जैसा महत्वपूर्ण मसला भी शामिल है। पर इन तमाम विधेयकों को कानून की शक्ल लेने के संदर्भ में घंटों की बहस तो छोड़िए, मिनटों की बहस के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ा। 2-4 मिनट की औपचारिकताओं के साथ में ये कानून अस्तित्व में आ गए। सवाल इस बात का है कि देश के संविधान निर्माताओं ने देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जो संरचना इस देश को सौंपी थी, क्या 75 साल के भीतर ही हमने उन मनोभावों का, उन भावनाओं का पूरी तरीके से चीरहरण कर दिया है? समझने की कोशिश आज इस चर्चा के तहत इसी संदर्भ में करेंगे। बेहद संजीदा विषय है। 5 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई टिप्पणी की मीमांसा करने की एक ईमानदार कोशिश इस कार्यक्रम में करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जिनके सत्य प्रयत्नों से यह देश आजाद हुआ है ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था, अनुशासन और विवेक युक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु है। महात्मा गांधी ने जो कल्पना इस देश में लोकतंत्र के संदर्भ में की थी उसमें एक अनुशासन की अपेक्षा थी और दूसरी अपेक्षा विवेक की थी। क्या इस देश की संसद के द्वारा जो तमाम कानून अब अस्तित्व में लाए जा रहे हैं उनमें इन दोनों ही बातों का बोध होता है? यह हमारे और आपके विचार का विषय होगा और इसी की रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी एक बार फिर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ हैं। लंबे समय तक संसद में रहे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी भी आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे जस्टिस सीवी पांडे साहब भी इस चर्चा के लिए मौजूद है। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सीवी पांडे साहब से ही करते हैं। सीवी पांडे साहब, देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना साहब ने 15 अगस्त को बड़े ही खेदपूर्ण लहजों में इस भावना को व्यक्त किया स्पष्ट शब्दों में कि संसद में इस समय रचनात्मक बहस का अभाव हो गया है जो कानून निर्माण के लिए जरूरी है और कानूनों में ना तो अब स्पष्टता रहती है ना ही उद्देश्य साफ रहता है और इसका नतीजा अदालतों को बहुत ही बुरी तरीके से भुगतान के रूप में करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इस टिप्पणी के संदर्भ में? टिप्पणी तो बहुत जरूरी था और मैं समझता हूं कि मैं चीफ जस्टिस को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये पार्लियामेंट को या देश के पार्लियामेंट को, देश के लेजिस्लेचर को इस तरह से बहुत बड़ा संदेश दिया कि आज का जो कानून बनाने का जो दायित्व है वह दायित्व को ठीक ढंग से निर्वाह करें। देखिए, ये पार्लियामेंट
इसलिए नहीं है कि वो आप उसमें वहां राजनीति करें। वो जगह तो कानून बनाने की जगह है ना, राजनीति करने की जगह तो सड़कों पे है, रैली है, आप मीटिंग है, लोगों को जनता की भी चाहिए वो करिए। वो तो जनता चुन के भेजती है आपको कि जाके हमारे लिए आप कानून बनाइए। और कानून के ये बड़ा महत्व है, ये संसद की पूरी भावना जो है उसमें एक एक मिनट का कितना महत्व है वो उसको संसद लोगों को समझना चाहिए। और कानून बनाने समय हर तरह के चारों तरफ से विचार आना चाहिए। देखिए, कोई कानून कोई एक सरकार के हित के लिए नहीं बनता है कि कोई एक सरकार चाहे और वो चाहे कमजोर चाहे तो कानून बना लें। कानून बनता है जनता के हित के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। संविधान की ये मंशा नहीं है कि वहां हर कानून के आगे एक पक्ष और विपक्ष हो जाएगा, अगर बहुमत है तो कानून पास हो जाएगा, अगर बहुमत नहीं है तो अब कानून नहीं पास होगा। ये संविधान की मंशा नहीं, संविधान की मंशा ये है कि कानून आएगा। ये तो एक उन्होंने पार्टियों ने अपना बना लिया है, लेकिन जो संविधान की मंशा है कि कोई भी कानून बनने के पहले संसद पूरी तरह से बहस करेगा और उसके बहस में सारी बातें आ जाती हैं कि क्यों ये कानून की जरूरत पड़ी। लोग तैयार होकर आते हैं और सारी बातें रखते हैं और इस कानून में क्या क्या संशोधन और जरूरत है, और बिना संशोधन के जिस तरह से घंटों पर 20-22 कानून पास हो गए, ये तो मजाक है ना, तो डेमोक्रेसी का मजाक है और इस संसदीय प्रणाली का मजाक। जी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी सीवी पांडे साहब कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये डेमोक्रेसी का मजाक है जिस तरीके से कानून बन रहे हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी है। प्रेम प्रकाश पांडे जी विधानसभा के बड़े ही चर्चित अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा को एक बड़े उत्कृष्ट संसदीय परंपरा के तौर पर देखा गया, लेकिन उन्हीं की पार्टी इस समय जब देश की बहुमत से निर्वाचित सरकार है, दमदार सरकार है, उसके तौर तरीके सवालों के घेरे में है। प्रेम प्रकाश जी, जानने का विषय है संविधान के 3 अंग, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य बताएगा कि वह कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है और कानूनों का पालन ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है इसका देखरेख न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग भी रखा गया। पर पिछले कुछ समय से ऐसा बोध आ रहा है कि अब कानून बनाने का काम भी कार्यपालिका ने अपने हाथ में ले लिया है और विधायिका कुछ भी करती रहे इसकी बहुत परवाह नहीं रह गई है। थोड़ा रोशनी देंगे, कहां से चले तो कहां पहुंचा दिए आप? जो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो 15 अगस्त को उन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि ये पिछली जो घटना अभी हुई है सिर्फ उसको लेकर के जिसको पांडे जी ने कहा है। अगर उन्होंने और उसके पहले भी कहा है कि भाई स्वतंत्रता के पश्चात के समय जो उस समय विधायिका में लोग चुने जाते थे वे कानून और उसके संबंध में मीमांसा जो करते थे, उस समय का जो पार्लियामेंट होता था उस समय लोग जैसे उस संसद और विधानसभाओं के सदस्य होते, तो मैं उसको थोड़ा पहले ले जाऊंगा कि जो 1947 और 60 के दशक का जो समय था उस पीरियड में आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले लोग उस समय लीडर होते थे। तो लीडर कौन? लीडर हु लीड्स द सोसाइटी कॉल्ड द लीडर। बाद में मतलब हम लोग कहलाते जरूर नेता हैं, लेकिन हम लोग अब रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से चुने जाते हैं। अब चुने जाने के लिए जो जहां की जैसी जैसी तमाम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव होता है। चुनाव होने के पश्चात में अब राजनीति में और राजनीतिक दलों के लिए भी मत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। संसद और विधानसभाओं के 3 काम होते हैं, एक सूचना, दूसरा जो है आपका बजट पारित और तीसरा कानून बनाना। पूरे समाज का भी हम लोग ध्यान देखते हैं तो सूचना पर ज्यादा रहता है। प्रश्नकाल के समय जीरो आवर ध्यानाकर्षण, हम सदन के अंदर भी देखते हैं तो सदस्य भी कभी कभी जब कानून बनने की आती है बात तो सदन में सदस्यों की संख्या के कोरम का भी अभाव पड़ते गया है। और आपकी जो मीडिया है जो प्रेस गैलरी में बैठती है उसमें भी लोग नहीं बैठते। मुझे याद है एक बार मैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था, कई बार चेयर के स्पीकर भी नहीं बैठते। तो धीरे धीरे पूरे समाज का जैसे जैसे कानून के प्रति और कानून बनाने के प्रति नहीं होने लगा,
घटनाओं और घटनाओं की चर्चा सदन में क्या होती है उसके द्वारा समाज में प्रभाव पड़ने लगा, और समाज जैसा प्रतिनिधि का निर्वाचन करेगा वैसे ही प्रतिनिधियों की सभा होगी। ये घटनाएं नहीं, प्रक्रियात्मक दृष्टि से देखें तो हमारा जो डेमोक्रेसी है, तो भाई विधानसभा में जो बहुमत में जाता है वो सरकार प्रस्ताव ले आती है, कानून बनता है। अब कानून बनने के लिए प्रस्ताव में बहुमत, अब इसकी मंशा तो जरूर रही है। अब मंशा तो आप देखिए, बहुत पहले एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस में ये भी तय हुआ था कि लोकसभा को कम से कम 100 दिन होना चाहिए, विधानसभा जो है वो 75 दिन और छोटी है तो 60 दिन। ये सिटिंग की बात है। जिस ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने ये लिया है वहां आज 160-65 दिन की सिटिंग होती है। हमारी सिटिंगें घटते रही। संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि कहा था कि भाई 6 महीने के अंतराल के पहले सदन होना चाहिए। अब कई विधानसभाएं तो लगती है कि भाई 2 दिन के लिए भी लगा करके अपना कोरम पूरा करो ताकि वो 6 महीने वाला नहीं। तो ये डिक्लेरेशन सिर्फ कल जो हुआ उसमें नहीं, अब राज्यसभा की में जो हुआ है, आप किसी सभा के अंदर क्या वो चीज होगी? जैसे पांडे जी ने कहा बिल्कुल सही है कि वहां पर विधायिका पर हमारा जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि आजादी के बाद धीरे धीरे तमाम जो राजनीतिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रिया, समाज का सोच, राजनीतिक हमारा जो सिस्टम है उसमें विधायिका जो है वो जनता को भी ट्रेंड करती है और जनता विधायिका को भी। क्योंकि अभी हम जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, नाउ वी आर लेडेड बाय द सोसाइटी हो गया। समाज जो कहता है कि भाई इस समाज का हिस्सा हो गया। पांडे जी, आपने बड़ी आसानी से सारी चीजों के लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा दिया। जनता चुनती है ऐसे लोगों को है, तो आप क्यों हम लोगों से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? कमोपेश भाषा आपकी ये है। पर मेरा जानना यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो समाज में शुचिता की, जो समाज में संस्कार की, जो समाज में सेवा भावना की, जो समाज के अंतर्गत जो है आदर्शों की, मूल्यों की, नैतिकताओं की इतनी हिमायत करती थी, उस पार्टी का स्पष्ट बहुमत होने के बाद ऐसा महसूस कर रहा है देश के सर्वोच्च न्यायाधीश कि अब विधायिका की जैसे कोई जरूरत आपको महसूस होती ही नहीं। कुल मिला के कार्यपालिका के माध्यम से ही कानून का निर्माण हो जाए और उसी के अनुसार पालन भी सुनिश्चित हो जाए। क्या कहेंगे इस दृश्य के ऊपर? वर्तमान समय की बात है तो आप देखिए जिस इशू को लोग उठा करके और सदन को बाधित करते रहे उसमें से एक भी कहीं पे कोई कंप्लेनर नहीं रहा, और ना कोई, ये तो लोकसभा है, लोकसभा में ऐसी परंपरा बनी हुई है कि किसी पेपर में कोई चीज छपता है उसको भी उठाते हैं। हमारे यहाँ की तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में ऐसे मामले भी नहीं उठाने की हम अनुमति देते कि आप सदस्य हैं तो आप उसको पहले ऑन कीजिए, ये जानकारी आपकी है, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो मूल बात जो है, देखिए डिक्लेरेशन का जब उन्होंने बात कहा है तो सबके लिए कहा, और अब ये राजनीतिक दल के कारण मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा जो एक वहां से यहां तक आया है। और आप बोलते पीपुल, हमारे संविधान का जो मुख्य है वी पीपुल, यहीं से शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया। तो टोटल अल्टीमेट हमारी जो है बहुत सारे मामलों में ये तो पहले आ ही चुका है कि जो संसद है वो हमारी सार्वभौमिक है, और संसद इसलिए सार्वभौमिक है क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित वो प्रतिनिधि है। तो मुख्य रूप से जो बातें कहा गया है चीफ जस्टिस के द्वारा वो है। अब ये बात अलग अलग है कि जब न्यायालय कोई टिप्पणी करता है तो हर दल अपनी सुविधा के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार ले लेता है। किसान आंदोलन में ये कहना है कि हर दल अपनी सुविधा के अनुसार रह रहा है और वो उनका कोई तात्कालिक संदर्भ में ये टिप्पणी नहीं थी। मुझे जाना प्रताप भानु शर्मा जी के पास था विपक्ष की आवाज सुनने के लिए, कांग्रेस की आवाज सुनने के लिए। तब प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जो दिशा दी है उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि मैं श्रवण गर्ग जी के पास जाऊं और श्रवण जी से समझने की कोशिश करूं कि उनका जो 5 दशक और 6 दशक की पत्रकारिता का अनुभव है, वो अनुभव क्या प्रेम प्रकाश पांडे की बातों की पुष्टि करता है? क्या प्रेम प्रकाश पांडे जी जो ये कह रहे हैं कि ये तो सतत रूप से क्षरण की प्रक्रिया है और समाज ही ऐसा हो गया है, लोग ही ऐसे हो गए हैं और वैसा ही बिंब आपको संसद में दिख रहा है इसलिए ऐसा है, या वर्तमान में हालात कुछ ज्यादा गंभीर हैं जिसके चलते देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख को ये टिप्पणी
सार्वजनिक रूप से आजादी के जयंती के दिन साझा करनी पड़ी? देखिए हिमांशु जी, मैं एक तो प्रेम प्रकाश पांडे जी की जो एक बात उन्होंने कही, बहुत शानदार बात कही है उन्होंने। हालांकि आपने सहमति व्यक्त नहीं की है। जनता जैसा जिस तरह के लोगों को चुनेगी संसद में, उसी तरह का आप प्रतिफल पाएंगे। अब जनता के चुनने में यह भी है कि सत्तारूढ़ पक्ष के चुनती है और विपक्ष है। तो विधेयकों को सत्तारूढ़ दल के लोग जिस तरह का बर्ताव करते हैं विपक्ष के साथ, तो उसमें भी पांडे जी अगर जनता को दोषी मानते हैं तो मैं थोड़ा हद तक उनसे सहमत हूं, क्योंकि अगर हम तय कर लें कि हमको किस तरह के लोग चाहिए, क्योंकि चुनाव में हमने देखा है कि बहुत भले किस्म के लोग हार जाते हैं और पैसा और मसल पावर वो हावी हो जाता है। मैं दूसरी जो मूल विषय है उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या जस्टिस रमन्ना को इस तरह की बात करने का अधिकार है क्या, या उनको करना चाहिए क्या, या उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता है क्या कि संसद में बहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनको क्यों इस तरह की बात करना चाहिए? उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि यदि आप अपेक्षा करते हैं कि लोग कानूनों का पालन करें तो लोगों को कम से कम इतना मालूम हो कि कानून क्या है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि गुप्त कानूनों का कोई मतलब नहीं होता, कानून तो खुले समाज से मतलब रखते हैं। ये उन्होंने पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर में ये बात कही थी। अब मेरा इसमें एक कहना दूसरा है कि विपक्ष अगर ये तय कर ले कि हमको इस सरकार को चलने ही नहीं देना है और इसकी कोई बात नहीं सुनना है हमको, और लगातार हल्ला करना है और या फिर बहस का बहिष्कार करना है, और ऐसे में जनता के हितों से जुड़े हुए कुछ कानून अगर हों, वो अगर पारित नहीं होते हैं तो उनका फिर क्या होना चाहिए? मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूं कि बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की सूचियां राज्यों के द्वारा बनाई जाए, इसमें राजनीतिक दलों के सबके निहितार्थ थे। तो उन्होंने सबने अपना हल्ला गुल्ला बंद करके उसको बिल्कुल, उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल कानून पारित होना ही चाहिए। तो अगर विपक्षी दल ये तय कर लें कि उनको इस सरकार के साथ सहयोग ही नहीं करना है, चलने ही नहीं देना है, और वो लगातार बहिष्कार करते रहें, और ऐसे में सरकार जनता के हित के कुछ कानूनों को विपक्ष की अनुपस्थिति या अल्पमत के दौरान भी पास कर दे, तो न्यायमूर्ति रमन्ना क्या कहेंगे? क्या उनको भी वो मानेंगे कि ये गलत हुआ है? इससे जुड़ा दूसरा पक्ष ये है जो हमने देखा, आपने भी उल्लेख किया पापड़ी चाट वाला, कि अपने ब्रूट मेजॉरिटी के आधार पर अगर सत्ता पक्ष चाहे तो ऐसे विधेयकों को पारित करवा सकती है और करवाया है जो जनता के हितों के खिलाफ है। किसानों का जिसके कानून जो हैं अगर आप देखें तो आप राज्यसभा में जिस तरह से उसको पारित करवाया गया, मत विभाजन की मांग की गई सांसदों के द्वारा, और उस मत विभाजन की मांग को अस्वीकार करते हुए या नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल एक झटके से, और हमारी ही बिरादरी के उपसभापति उस समय विराजमान थे पीठ पर, वो पारित करवा दिया गया। और हम देख रहे हैं कि नवंबर से अभी तक किसान जो है उसको लेकर आंदोलित हो रहे हैं। तो इसके दोनों पक्ष हैं, और इसका एक जो दूसरा पक्ष है वो ये कि मतलब जो इन्होंने कहा पांडे जी ने कि अगर जनता किसी तानाशाह को चुन लेती है और वो कहे कि मुझे संसद की ही जरूरत नहीं है और सारे विधेयक वो अध्यादेश के जरिए लागू करवा दे देश में,
जी तो फिर जस्टिस रमना क्या करेंगे? जी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जस्टिस रमना ने खड़ा किया है कि बहस होनी चाहिए, पर जी इसकी मांग जस्टिस रमना करें कि जनता करे कि विपक्षी दल करें, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जस्टिस रमना को इस तरह की कोई बात करना चाहिए। मतलब ये उनका निजी विचार हो सकता है, जी और मैं उसको एक इस तरह का प्रतिबंध तो मैं मानकर बीच में नहीं रोकना चलना चाहूंगा चाहता। आपको माफी के साथ में। रमन्ना जी ने ये टिप्पणी केवल इतने से ही करके चुप्पी नहीं साध ली कि संसद में बहस नहीं होती है। उन्होंने उसके साथ में इस बात को जोड़ा कि बहस के अभाव में कानूनों का उद्देश्य और उनकी स्पष्टता दोनों को ही लेकर असमंजस रहता है और उसके कारण से अदालतों को बड़ी मुश्किल जा रही है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए, आमतौर से अपवाद हैं जिसमें ऐसे हैं अपवाद जिसमें विधेयकों की जी जो प्रति है सांसदों को चर्चा के पूर्व नहीं दी जाती होगी। कुछ हैं ऐसे जी अपवाद कि लास्ट मिनट पर वो दिया जाता है, पर आमतौर से सारे विधेयकों को सांसदों को और विधायकों को एडवांस में दिया जाता है कि वो उसको पढ़ें, उस पर मनन करें और वो उस पर जब बहस हो तब उसमें भाग लें। तो अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जिसमें बिना विधेयकों की प्रति सांसदों को दिए सरकार विधेयकों को पारित करवा रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सरकार करती होगी। किशोर जी, मैं माफी के साथ फिर से आपको रोकना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि विधेयक की प्रति देने का विषय नहीं है, विषय है सदन में चर्चा होने का। कुल मिलाकर पिछले सत्र के अंतर्गत बामुश्किल 20 घंटे काम हुआ और 20 से ज्यादा विधेयक इस दौरान पारित हुए। कई विधेयक तो 2 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट में ही पारित करार दिए गए। यहां तक कि 127वां संविधान संशोधन भी बामुश्किल कुछ मिनट के अंदर ही पारित हो गया। संविधान संशोधन जैसा कदम भी बिना चर्चा के पारित हो गया। आपसे जानना चाहता हूं, एक सुधीर पत्रकार, एक विचारक, क्या वाकई संसद इसी प्रकार से कार्य करने के लिए है या बहुमत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि वह कार्यपालिका की बांदी बनकर महसूस हो रही है कि कार्यपालिका में जिनका वर्चस्व है उसी के अनुसार अब विधायिका कार्य करने के लिए विवश हो गई है? ये मेरा आपसे मौलिक सवाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही हो रहा है आज की स्थिति में कि जो सरकार है अपने बहुमत का इस्तेमाल कर रही है और विधेयकों को पारित करो। मैंने जो रमना के विचार को केवल एक इस सत्र के संबंध में नहीं कहा है, इस सत्र से अलग करके संसद और विधायिका को लेकर मैंने व्यक्त किया है कि क्या उसको जनरल रूल बनाया जा सकता है। इस सत्र में तो जो सरकार ने किया है या पिछले सत्र में किया है, वो तो ये सरकार लगातार कर रही है। 30 विधेयक पारित करना थे और 20 को उसने करवा लिया, और जिस तरह से करवाया, और विपक्ष जिन मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है कि पेगासस पर बहस हो, कृषि कानूनों पर बहस हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बहस हो, उन सब को आप देखिए, इंश्योरेंस जैसे विधेयक को जी जो 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 विपक्ष मांग करता रहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, जैसे कि परंपराएं रही है, उसको भी दरकिनार करके इस सरकार ने उस विधेयक को अपनी बहुमत के आधार पर पारित करवा लिया। तो मैं इस सत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस रमना के एक विचार को पूरे तौर पर कि अगर क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या कि अगर कल से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो और वो तय कर ले कि हमको कोई विधेयक पारित ही नहीं होने देना है, उस स्थिति में जनता से जुड़े, हितों से जुड़े विधेयकों का क्या होगा? ये शबरी जी का कहना है। पर वर्तमान संदर्भों को लेकर उनकी भी चिंताएं हैं। और मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास कुछ तकनीकी बिंदुओं को लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले प्रताप भानु शर्मा जी का नजरिया जानना चाहता हूं कि कुल जमा देश के मुख्य न्यायाधीश की चिंताओं को आप अपनी पार्टी की चिंताओं के नजरिए से देखते हैं
या प्रेम प्रकाश पांडे जी की जो ये टिप्पणी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी पसंद ही ऐसे लोग हो गए हैं जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, तो फिर जाके इन सांसदों से या संसद की कार्रवाई से या विधायिका की कार्रवाई से इतनी शिकायत किस लिए है? इस विचार के साथ हैं आप प्रताप भानु जी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर एनवी रमन्ना ने अपनी टिप्पणी दी है या अपना विचार रखा है, वो आज के हालातों को देखते हुए रखा है, संसद के गिरते स्तर को देखते हुए रखा है, सरकार का जो एडमेंट व्यू है, अहंकारी जो नजरिया है, उस पर उनकी तीखी टिप्पणी है, तीखी नजर है। इस दृष्टिकोण को भी हमें डॉक्टर रमन्ना ये आपको रोकना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि इसमें आपको केवल सरकार का अहंकारी रवैया दिख रहा है या साथ साथ विपक्ष का अड़ियल रवैया भी आपको दिखाई दे रहा है? सरकार का अहंकार टिप्पणी बड़ी अच्छी लगती है, पर विपक्ष ने भी जिस तरीके का रुख रखा रहा, विपक्ष ने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के स्थान पर महज एक जासूसी के विषय को इतना ज्यादा उठाए रखना चाहा, तो इस अड़ियल रवैये पर भी कोई टिप्पणियां है जैसा कि श्रवण गर्ग जी इशारा कर रहे हैं? श्रवण गर्ग जी के इशारे को मैं उनका बात का आदर करता हूं, परंतु ये अड़ियल रवैया विपक्ष का क्यों आया? जब सरकार ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जब लोकसभा और राज्यसभा में निर्धारित प्रक्रिया एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, 193 में डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जब ये बिल्कुल नहीं आ रहे, मांग कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, सांसद मांग कर रहे हैं और सरकार और मुख्य प्रधानमंत्री अपने दर्शन नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के अंदर आ नहीं रहे, कुछ बात नहीं कह रहे। अरे हमको जानने का अधिकार है, जनता को जानने का अधिकार है इन विषयों पर, और उनकी सरकार की प्राथमिकता इन विधेयकों को पास कराने की थी। 20 जो बगैर चर्चा के करा लिए, 3 कृषि कानून ऑर्डिनेंस के जरिए पीछे के दरवाजे से पास करा दिए, कोई बहस नहीं हुई, राज्यसभा में मतदान तक नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ। वो डिफेक्टिव कानून है, उन्हें तुरंत वापस करने चाहिए। यदि लोकसभा, विधानसभा और भारत की सरकार इस तरह से काम करेगी, जनमत की उपेक्षा करेगी, जनता के ज्वलंत मुद्दों, पेगासस एक मामूली मुद्दा नहीं है, आम जनता नेताओं की जासूसी का मुद्दा नहीं है, आम जनता से, पत्रकारों से और देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब जिन देशों में पेगासस की जासूसी हुई है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, तो भारत सरकार क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर विचाराधीन है। इस तरह से मैं हिमांशु जी कहना चाहूंगा कि ये पार्लियामेंट का स्तर जो बहस का गिराया है, ये चिंता का विषय है। यही बात रमन्ना साहब ने कही है, मैं उनके विचारों का आदर करता हूं कि बगैर बहस के कोई भी कानून गिराया है, ये प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन हम इस चर्चा को केवल संसद तक क्यों सीमित रखें? जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर कौन से स्तर के प्रतिमान नए गढ़े जा रहे हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। देवेंद्र वर्मा जी मेरे साथ में, और देवेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूं, एनवी रमन्ना साहब ने टिप्पणी कर दी कि संसद में बहस नहीं हो रही और कानून बन जा रहे हैं। श्रवण गर्ग जी ध्यान दिला रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर कृषि कानून संबंधी मसला मत विभाजन की मांग के बावजूद भी बगैर मत विभाजन कराए पारित करार दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पे ही है, साल भर होने को आ रहा है, उस पर कोई फैसला आया नहीं है और शिकायत माननीय मुख्य न्यायाधीश की देश की संसद से है। थोड़ा रोशनी डालिए ना, आप तो संविधान एक विषयों के मर्मज्ञ हैं देवेंद्र जी, विधायिका के कार्यों की आपको अद्यतन जानकारी है। उलझन में है देश, किसको कितना दोषी माने, किसको कितना जिम्मेदार माने, या इस होड़ में ही लगे रहे कि दूसरे जिम्मेदार और हम बिल्कुल सब ठीक? क्या कहते हैं देवेंद्र जी आप? देखिए, हमें संसद को समग्र रूप से लेना होगा। केवल कानूनों पर चर्चा हो रही है, नहीं हो पा रही है, ये केवल यही प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो चीफ जस्टिस ने उठाया कि कानूनों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है, जो कि सही वस्तुस्थिति भी है। एक्चुअली महत्वपूर्ण पर भी चर्चा नहीं हो रही है, और सभा में जो बहस का स्तर है वो निरंतर गिरता जा रहा है, और सभा में अनुशासनहीनता निरंतर बढ़ती जा रही है। आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि नेता पहले हुआ करते थे, अब तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जैसी वो हमेशा उनका एक वाक्य मुझे याद है कि जैसी कॉपी, जैसा मूल वैसी उसकी कॉपी, रिप्रेजेंट वैसे ही करेगा।
लेकिन इसके लिए राजनीतिक दल भी बहुत तौर पर, क्योंकि जनता तो वही चुनती है जो राजनीतिक दल जिन कैंडिडेट को देते हैं। अब राजनीतिक दल आजकल जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर और दूसरे फैक्टर्स के आधार के ऊपर कैंडिडेट चुनने के लिए जनता के समक्ष रखते हैं, तो जनता तो उन्हीं में से चुनेगी ना। क्या आज तक किसी राजनीतिक दल ने किसी बुद्धिमान व्यक्ति को, किसी विषय के विशेषज्ञों को किया, कभी कहीं पर किया क्या? हमेशा जाति के आधार पर के इस जाति का है तो वहां पर मेजॉरिटी इसकी है तो वहां पर ऐसा व्यक्ति दे दो। तो ये जो पूरा डिटोरिएशन हुआ है, इसकी वजह से पूरा स्तर गिरता जा रहा है। केवल सभा का स्तर भी गिरता जा रहा है और सभा में बहस का स्तर भी गिरता जा रहा है। इसके विषय में बहुत पहले भी चर्चाएं हुई, क्योंकि कानून जो संसद का जो या विधानमंडलों का जो काम है, वो एक तो विधि बनाना है। मुख्य काम तो विधि बनाना है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते भी हैं। पार्लियामेंट का मुख्य काम विधि बनाना है और दूसरा बजट पारित करना है। अब विधि बनाने की जितनी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता। अब संविधान में यह उल्लेख है कि यदि बिना प्रक्रिया का पालन किए भी कोई चीज संसद में या विधानमंडलों में पास हो जाती है, तो उसको केवल प्रक्रिया की चूक की वजह से इनवैलिड नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल बनाने की जो प्रक्रिया है, बिल बनाने की प्रक्रिया वैसे तो आप सब लोगों को विदित है, लेकिन संक्षेप में बताऊं कि बिल 3 स्टेज में पारित होता है। अर्थात बिल को इतना फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस का काम और बजट का काम और बिल का काम इतना महत्वपूर्ण माना है आरंभ से ही, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके सारे प्रावधान हैं कि 3 स्टेज में पारित होता है। पहला इंट्रोडक्शन के समय, जिसमें विस्तृत चर्चा होती है। उसके बाद में क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, जिसमें प्रत्येक मेंबर नियमों के अंतर्गत उसमें अमेंडमेंट दे सकता है और उसको अपने अमेंडमेंट के ऊपर वोटिंग कर सकता है। और फिर आखिरी में उसके बिल के टाइटल के ऊपर चर्चा और समग्र रूप से उसके ऊपर चर्चा, और तब फिर बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। एक और प्रक्रिया बीच में है, लोकसभा में और अन्य विधानमंडलों में तो कम है, लेकिन लोकसभा में है कि उसको सिलेक्ट कमेटी में सौंपते हैं। अब सिलेक्ट कमेटी को यदि स्क्रूटनाइज के लिए किसी भी बिल को सौंपेंगे, तो निश्चित तौर पर वो बारीकी से अध्ययन करने के बाद में लोकसभा के समक्ष आएगा और सारे बिंदु, वो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी कि क्या डिस्कशन हुआ है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं पिछले कुछ वर्षों से तिलांजलि दे दी गई है और बिल ऐसे ही, जैसा अभी श्रवण गर्ग जी भी कह रहे थे और भानु प्रताप शर्मा जी भी कह रहे थे, कृषि के बिलों में यही हुआ। पहले तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको लागू कर दिया और फिर जब नियमों के अंतर्गत बहस मांगी तो राज्यसभा में बहस नहीं हुई। इसका नतीजा है कि आज 1.5 वर्ष से वो कृषि विधेयकों का विवाद बना हुआ है। तो जब तक इन सारी प्रक्रियाओं का पालन नहीं होगा, तब तक तो ये स्थिति होगी। और सदन चलाना, सभा चलाना, सदन चलाना, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। आजकल जो सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले रहता है, मुझे ख्याल है जब राजेंद्र प्रसाद शुक्ल स्पीकर थे मध्य प्रदेश विधानसभा में, न तो वो कोई बजट गिलोटिन करते थे, सभी विषयों के सभी डिमांड्स पर चर्चा होती थी, न कोई बिल इस प्रकार से पास करते थे कि बिना डिस्कशन के वो कहते थे बिल पास होगा। और उसके लिए वो प्रतिपक्ष से चर्चा करते थे, सत्ता पक्ष से चर्चा करते थे और बैठाकर बातचीत करके और एक ऐसा रास्ता निकालते थे कि सभा में सदस्यगण आए। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं, लोकसभा की स्थिति हो चाहे विधानसभा की हो, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में मुख्य बजट भी ऑर्डिनेंस से पास कर दिया और फिर सप्लीमेंट्री बजट भी बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया। अर्थात इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मध्य प्रदेश में चर्चा ही नहीं हुई। हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो बजट है वो बिना किसी चर्चा के पास हुआ है मध्य प्रदेश में। मतलब इससे खराब उदाहरण। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, हमारे यहाँ एक संतुलन बनाया गया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उसके अंतर्गत भी संसद की वो सर्वोच्च माना गया। पर क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ये किताबों में था, ये सिद्धांतों में था, पर व्यवहार में अब कुल मिला के सर्वोच्चता जो है वो कार्यपालिका की हो गई है और बाकी जो दोनों अंग हैं वो उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो चुके हैं? क्या इस दृष्टि के साथ हैं आप, या इस दृष्टि से इतर कोई और दृष्टि आप रखना चाहेंगे? देखिए, किताबों में तो ये लिखा है कि संसद या पार्लियामेंट या लोकसभा या विधानसभा ये सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में ऐसा ना शुरू से था ना अभी है। प्रारंभ में ये विजिबल नहीं था, पिछले कुछ वर्षों में ये विजिबल हो गया है कि कार्यपालिका ही सब कुछ है। कार्यपालिका ही चाहेगी तो सत्र बुलाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बुलाएगी, 1 दिन का बुलाएगी या 2 दिन का बुलाएगी।
अर्थात रमन्ना ने भी कहा, देख एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं, रमन्ना ने जो कहा मेरे को ध्यान आ रहा था। उन्होंने कहा कि जब सभा में बहस होती है तो वो कानून के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये निश्चित तौर पर निर्णय करने में जुडिशरी को उससे आसानी होती है कि उस समय सदस्यों ने क्या राय व्यक्त की है कि इसका उद्देश्य क्या है, या संबंधित मंत्री ने क्या राय व्यक्त की है कि ये वो क्यों ला रहे हैं। मैंने पहले भी इस विषय में लिखा है और मैं आपको एक फिर से यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा की कार्रवाई 16 दिसंबर 2005 और राज्यसभा की कार्रवाई 18 दिसंबर 2005, जिसमें दास मुंशी के जवाब में अरुण जेटली जो उस समय के विधि मंत्री थे, लोकसभा की डिबेट में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि यदि कोई विधायक स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो उसको तब तक मंत्री की शपथ नहीं दिलाई जा सकती जब तक कि वो फिर से रीइलेक्ट होकर ना आए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इस्तीफा दिया, अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र सदस्यता छोड़ने का और कोई माध्यम है ही नहीं सिवाय त्याग पत्र देने के। और यदि कोई स्वेच्छा से छोड़ता है तो लॉ में लिखा हुआ है और बहस में है, बहुत स्पष्ट है बहस में कि यदि कोई होता तो उसको मंत्री पद की शपथ तब तक नहीं दिलाई जा सकती जब तक कि वो वापस सदस्य निर्वाचित नहीं हो। लेकिन ये बहस का तो ऐसी बहस एक्चुअली जुडिशरी को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम इस विषय के ऊपर अभी तो शायद पेंडिंग है, सालों तक निर्णय नहीं होगा, वो 6 महीने का समय भी निकल गया और लॉ के विपरीत जाके 6 महीने तक सारे डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स जो थे वो मंत्री बने रहे, मंत्री रह लिए। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी देवेंद्र वर्मा जी ने कही है कि कहा गया था कि संसद सर्वोच्च है, पर ऐसा शुरू से रहा नहीं, बस पहले वो दिख नहीं रहा था, अब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि सब कुछ कार्यपालिका के अनुसार होने के लिए विवश है। प्रेम प्रकाश पांडे जी की कुछ ना इत्तेफाकी थी जब देवेंद्र वर्मा जी बोल रहे थे, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और वापस जस्टिस सीबी पांडे साहब के पास रुख करते हैं। जी पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रेम प्रकाश जी। नहीं, मैं ये जो बात श्रवण गर्ग जी भी कहे और वर्मा जी ने भी कि कृषि कानूनों के बारे में बार बार आता है कि राज्यसभा में बिना चर्चा के पारित हुआ, ये बात सही नहीं है। चर्चा पूरी हुई थी। चर्चा के बाद जब रिप्लाई कृषि मंत्री के द्वारा दिया जा रहा था उस समय सदन में हंगामा हुआ और फिर वो जो वोटिंग और बाकी मांग हुई उस समय फिर चेयर ने जो है वो ध्वनिमत से पारित किया। तो चर्चा लोकसभा में भी हुआ था और लोकसभा में भी पारित था। दूसरी बात, इतनी ईमानदारी से आपने इतनी सारी बात कही, उसमें इतनी ईमानदारी से आप ये भी तो बोलते कि हाँ उसमें मत विभाजन मांगा गया था और फिर भी मत विभाजन नहीं कराया गया। चेयर को उस समय बिल्कुल इस बात चेयर जो समझता है उस समय सदन किस डिसऑर्डर होने की स्थिति में चला गया था, सदन ऑर्डर में नहीं आ रहा था, तो सदन ध्वनिमत से चेयर को ये अधिकार है, वो देखता है कि भाई इधर संख्या ज्यादा है तो ध्वनिमत से पारित कराए। ये देखिए जो स्थितियां बन रही है कि सदन को नहीं चलने देना, आप इशूज पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ बाहर बातों को कहते हैं। आपका प्रश्नकाल चलने के बाद उन इशूज को भी उठा सकते थे, कई बार प्रश्नकाल के आधार पे भी होता है। दूसरी बात, प्रताप भानु शर्मा जी बोल रहे थे पेगासस कितना इम्पोर्टेंट मैटर था। अरे जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं पेगासस की, राहुल गांधी का रोज लोग मांग रहे हैं कि भैया उनके नाम पर कौन सा फोन नंबर है आप बता दो। कोई किसी प्रवक्ता, कोई कांग्रेस नेता, कोई नहीं बताया और उस राहुल गांधी की जासूसी हो गई, वो 135 करोड़ लोगों के लिए हो गया। मतलब आप इशूज को कहा, किसान आंदोलन के संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट की टीम बन गई तो वो नहीं मान रहा, किसान आंदोलन करने वाले लोग, उनके साथ आप खड़े हो। तो सुविधा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को या टिप्पणियों को या उनके जजेस की टिप्पणियों को देखने से ही ये हो रहा है। और दूसरी बात, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सदन जो है विधायिका के कार्यों से ज्यादा राजनीतिक कार्यों का एक स्थान बनते जा रहा है, जो पांडे जी ने उसमें कहा था। तो ये एक गलत परंपराएं जो है चालू हुई है। और ये भी बात सही है कि जनता जिसको सरकार बना के दी है उसको जनता के हित में निर्णय लेने का भी अधिकार है। आप लगातार अगर सदन नहीं चलने दोगे तो बहुमत तो उनके पास है, बहुमत के आधार पे वो कानून पारित करने का जो वैधानिक अधिकार है उस वैधानिक अधिकार का उपयोग करते हैं।
वो उस वैधानिक कार्य का अधिकार का उपयोग करते हैं, ये प्रेम प्रकाश पांडेय का कहना है। पर मैं जस्टिस साहब आपके पास में जो रुख करना चाहता हूं वो उस बोध के संदर्भ में करना चाहता हूं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कल की टिप्पणी के साथ उपजा है। रमन्ना साहब ने जो टिप्पणी की है, अभी तक इस देश के जनमानस में एक भरोसा देश की न्यायपालिका के संदर्भ में ये रहा है कि अगर कहीं कुछ गलत होगा, कुछ जनता की भावनाओं के विपरीत होगा, कुछ विधि सम्मत नहीं होगा, तो कोई और कुछ करे ना करे पर इस देश की न्यायपालिका उसे जरूर रोकेगी और हमें संरक्षण प्रदान करेगी। पर 2 दिन पहले देश के मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी ने कमोबेश ऐसा बोध कराया है कि देश का सर्वोच्च न्यायाधीश भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, अपने हाथ बंधे हुए महसूस कर रहा है और देश की न्यायपालिका भी कहीं बंधक सी हो गई है। इस नजरिए के कितने साथ हैं आप? इसको ऐसे मत लीजिए, बल्कि चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका के हैसियत से जो सुप्रीम कोर्ट है उस अपने अधिकारों का एक तरह से जिम्मेदारी निभाते हुए विधायिका को उन्होंने वार्न किया। मैं आपको कह रहा हूँ, चेतावनी दिया है और विधायिका को इस बात को समझ ले रहा है। देखिए, ये जो संविधान से सब चलता है, कोई सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक है हमारे भारत का संविधान। और भारत के संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। कानून पास करने का अधिकार विधायिका को है और उसकी व्याख्या करने का अधिकार उनको। अगर सुप्रीम, आज देख लीजिए स्थिति क्या है कि अगर ये कानून बिना बहस के पास करते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस कानूनों को रद्द कर दे कि आपने बहस ही नहीं किया है। तो क्या कर लेगी विधायिका? विधायिका उसके पास क्या अधिकार है? उस कानून को रद्द कर दिया, फिर दूसरा कानून पास कर दिया, फिर वो कानून को रद्द कर देगी। ये कहेंगे कि नहीं, कानून बना के कहेंगे नहीं हम, आप रद्द करते रहिए, हम पास करते रहेंगे, तो एक डेडलॉक हो जाए ना, संवैधानिक डेडलॉक होगा। अभी भी आपको बताए और अभी हुआ है, केरल में क्या हुआ? केरल में मारपीट किया विधायकों ने कहा हमें प्रिविलेज है, हमको अंदर हाउस के अंदर जो चाहे वो करे। और हाईकोर्ट ने क्या कहा, आपको कोई प्रिविलेज मारपीट करने के लिए नहीं है, आपको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए है। और आपके खिलाफ जो आईपीसी के मुकदमे वही चलेंगे जो आम जनता के खिलाफ चलेंगे। तो अब ये विधायिका के लोग खुद ही ऐसी अपनी स्थिति पैदा करें। अब ये बताइए, अंदर भी मारपीट करेंगे तो वहां पुलिस जाएगी, पकड़ेगी, आपको जेल भेजेगी, आप क्या कर लेंगे? तो जज ने कहा है अब आप कानून बना के क्या कहेंगे, तो कानून को देखने का अधिकार। तो एक तरह से मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ने वार्न किया है, तो हम समझ जाइए अपने जो मान्यता है सुप्रीम कोर्ट जो कहीं की बात नहीं है, संविधान की जो मान्यता है उसके हिसाब से जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को अपने ढंग से निर्वाह करिए। अपने दायित्वों को निर्वाह करने में आप स्वतंत्र है, उसको आप ठीक से करिए, लेकिन संविधान के उल्लंघन, अब दायित्वों को नाम पर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये अलग बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दीजिए और सारा व्यवसाय खत्म कर दीजिए। और ये कहना कि जैसे लोग चुन के आते हैं, गुंडे, मवाली, अटल पटल, इस तरह के जो चुन के लोग आएंगे तो वैसा ही व्यवहार करेंगे, ये ऐसे संविधान तो नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोग आते हैं तो अगर ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन लोगों को भी सबक सिखाने के इनके पास अधिकार है। लेकिन मैं फिर भी तो न सुप्रीम कोर्ट को अपने सीमाओं के अंदर उनको काम करना चाहिए, इनको भी काम करना चाहिए अपने सीमाओं के अंदर, और विधायिका को भी और कार्यपालिका को। और इससे क्या होगी, तभी ये संविधान की जो व्यवस्था हम बनाए तभी चल पाएगा। संविधान ठीक से नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो न विधायक जी रहेंगे, न सांसद महोदय रहेंगे, न चीफ जस्टिस रहेंगे, न चीफ मिनिस्टर रहेंगे, सबकी हालत वही हालत होगी, देश में क्या चलेगा? तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे हम संविधान की रक्षा करके सभी संस्थाएं अपनी सीमाओं के रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। वो हमारे कर्तव्य है जो संविधान के हमारे आदर्श है। हमारे संविधान के आदर्श ही हमारे के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जी, बड़े सुंदर तरीके से सीवी पांडे साहब ने व्याख्या की है इस पूरे घटनाक्रम की और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने केवल आगाह किया है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ कीजिए। लेकिन प्रेम प्रकाश पांडेय जी को कहीं ऐतराज महसूस हुआ था जब जस्टिस साहब बोल रहे थे। एक बार प्रेम प्रकाश पांडेय जी की बात सुनते हैं तो एक न्यायपालिका के दिग्गज हैं, दूसरे विधायिका के दिग्गज के तौर पर मान्यता रखते हैं। प्रेम प्रकाश जी का नजरिया सुन लेते हैं एक बार, फिर श्रवण जी के पास रुक करते हैं। ये प्रेम प्रकाश जी, जैसा पांडे जी बोल रहे थे, विधायिका के अंतर्गत भी जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को नहीं मानने का सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इतना ही अधिकार है
कि वे कानून संविधान के तहत बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है वो विधायिका को दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो भी कानून माना जाता है, इट्स लॉ। तो उसके आधार पे आप डिसीजन तो दे सकते हैं, लेकिन उसको फिर जो है आपकी विधायिका फिर से उसको अमेंड कर सकती है। ये है, आप जिस अराजकता की स्थिति में ले जा रहे हैं। मैंने तो जो कहा था कि जो प्रतिनिधियों की सभा होती है वो कैसी होती है, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी विधायिका जो एकदम जिम्मेदारी, जिस बात पे चालू हुआ कि क्या उतना क्षरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि गंभीर चर्चा का अभाव, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि चर्चा होती नहीं, तो गंभीर चर्चा के अभाव वाले शब्द। प्रकाश जी, कहीं तो थोड़ा तो लिहाज कीजिए देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर। 2-2, 4-4 मिनट के अंदर आप विधेयक पारित कर दे रहे हैं और इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है। देखिए, मैं वर्तमान की ही नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये तो निरंतर होते हुए घटनाक्रमों की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ वर्तमान कुछ घटनाओं को अगर देखेंगे तो कुछ घटनाओं में आखिर ये बताइए, ओबीसी के मामले में लोग क्यों चले गए वहां? जैसा श्रवण गर्ग जी ने कहा कि उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन देना था समाज को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये जो चीजें हैं कि विधायिका का सर्वाधिक अगर दुरुपयोग हर मामले में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए करती रहेगी, लेजिटिमेट करने की जगह उसको पॉलिटिसाइज करती रहेगी, तो इसके जो रिफ्लेक्शन है वो यही आएंगे। और चाहे वो रमन्ना जी वहां से चीफ जस्टिस जी ने ये कहा है और अधिकार और भी उन्होंने तो स्वतंत्रता संग्राम देखा। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सारे के अपने अपने कर्तव्य और अधिकार सुनिश्चित हैं और उन सीमाओं में सब रह के अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने अपने विचारों का प्रकटीकरण करने का सबको अधिकार है। सब अपनी सीमाओं में काम कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी इसके साथ में विचारों का समापन करना चाहते हैं, लेकिन क्या श्रवण गर्ग जी इत्तेफाक रखते हैं कि सब अपने अधिकारों का पालन कर रहे हैं या अपने अधिकारों के अतिक्रमण का सिलसिला शुरू हो रखा है और हम मजबूर हैं उस अतिक्रमण के खेल को देखने के लिए? मैं हिमांशु जी 2-3 चीजें। एक तो ये पूरा जो कॉन्फ्रंटेशन चला है ये नए चीफ जस्टिस जी के आने के बाद लगातार वो जिस तरह की बहस उठा रहे हैं वो सरकार के साथ वो काफी चर्चा में आ गया है। मतलब इसके पहले इस तरह की कोई चीज नहीं थी। मैं केवल एक जो उन्होंने वाक्य कहा था पीडी मेमोरियल का, जो मैंने पहले उल्लेख किया था कि सरकार की शक्ति व उसकी हर कार्रवाई को न्यायपालिका काबू में रखे। गौर कीजिएगा, सरकार की शक्ति और उसकी हर कार्रवाई को न्यायपालिका काबू में रखे, इसके लिए जरूरी है कि वह पूर्णतः स्वतंत्र हो। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी तरह यदि न्यायपालिका विधायिका या प्रशासन द्वारा नियंत्रित की जाएगी तो कानून का राज जैसी संकल्पना नाम मात्र रह जाएगी। जी। अब ये जो पूरा का पूरा थॉट है रमना साहब का, वो इससे ओरिजिनेट होता है जो बहस है जो काफी समय से चली जा रही है संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता को लेकर, जी, केरल के प्रसिद्ध मामले से लेकर। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं केवल इसमें जाना चाहता हूं कि गोरखनाथ का जो मामला है या और मामले हैं कि इस समय एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति है। जी। अब देखिए, एक छोटा सा हाल का उदाहरण है जो पांडे जी ने जिसकी ओर इशारा किया था और मैंने भी जिसकी तायीद की थी कि जिस तरह के लोग विधायिका और संसद में जा रहे हैं। जी। डिफेमेशन का एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के डिफेमेशन का कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पेश करें, जाहिर करें, डिस्क्लोज करें। और उन्होंने, मैं पार्टियों का नाम ले रहा हूं, 2 दलों के खिलाफ फाइन भी लगाया है। जी। अब
233 एमपीज 233 एमपीज जी करंट पार्लियामेंट में ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, जी और 2014 में 187 थे, 2009 में 162 थे और 2004 में 128 थे। जी हम उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं जब एक दिन पाएंगे कि विधायिकाओं में केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड के ही लोग हैं, जी और उस समय जब चीफ जस्टिस जो भी होंगे वो क्या करने वाले हैं। एक बड़ी विचित्र स्थिति इस समय आ गई है और सरकार और न्यायपालिका के बीच में कई मुद्दों पर कॉन्फ्रंटेशन जैसी। सवाल इसका नहीं है कि नियंत्रण सरकार कर रही है, कॉलेजियम की सारी सिफारिशों को सरकार दरकिनार कर रही है। 40% जो वैकेंसीज हैं इस समय हाई कोर्ट में, मतलब 270 जजेस, करीबन 250 जी। जजेस की पोस्ट खाली है, और सुप्रीम कोर्ट में भी नरीमन साहब रिटायर हुए तो उसके बाद 7 पोस्ट खाली हो गई और लाखों केसेस इस समय पेंडिंग है। सरकार की कोई रुचि नहीं है कि वो न्यायपालिका को मजबूत करे, जी यह बहुत स्पष्ट है। न्यायालयों में लोगों को अपॉइंट करे, सुप्रीम कोर्ट में करे, हाई कोर्ट्स में करे, और राजनीतिक दलों की भी कोई रुचि नहीं है कि अपने यहां जिस आपराधिक वृत्ति के लोगों को वो उम्मीदवार बना रहे हैं उनका वो रिकॉर्ड जाहिर करें। आप मुझे बताइए, और एक मुद्दा और है जो पांडे साहब ने उठाया, जी शाहबानू के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था, जो कि जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल बाद उसको पटरी पर लाए और कोई विरोध नहीं हुआ। जी उस पूरे फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया था। जी एलिमनी का जो मामला था, जी और एससी एसटी कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को किया था उसको मोदी सरकार ने उलट दिया, यथावत कर दिया। ये बड़ा एक बहुत आपने बहुत अच्छी बहस की हिमांशु जी, मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये इस तरह की बहस बहुत जरूरी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जी जनता, न्यायपालिका और सरकार के बीच संबंध, न्यायपालिका की मंशा, न्यायपालिका के खाली पद और जनता के मुकदमों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जी और सरकार की मंशा क्या है, और जो संसद और विधानसभाओं में जो लोग बैठे हैं उनका आपराधिक चरित्र क्या है, जो कि यह तय करता है कि संसद में बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और विधेयक किस तरह से पारित किए जाने चाहिए, जिसको कि लेकर रमना साहब इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चौड़नगर साहब ने कई सारे मुद्दों को स्पर्श कर दिया है, पर मेरे पास बातचीत का समय सीमित है। मैं एक टिप्पणी के लिए देवेंद्र वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए। इस संदर्भ में देश का संविधान या न्यायिक व्यवस्था क्या कहती है, आप दृष्टि दें कि हर कोई ये बात बोलता है कि सदन राज्यसभा में किसान कानूनों के संदर्भ में मत विभाजन मांगा गया। नियम कहता है, व्यवस्था कहती है कि अगर एक सांसद भी या एक विधायक भी मत विभाजन की मांग करता है तो आसंदी बाध्य है मत विभाजन कराने के लिए। पर पूरे देश ने देखा मत विभाजन नहीं कराया गया और बिल को पारित करार दिया गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए। कहां रहे नियम, कहां रहे कायदे और कहां रहे कानून। देश के मुख्य न्यायाधीश चर्चा पर चिंता जता रहे हैं, पर सामने सामने नियम का उल्लंघन राज्यसभा में हुआ ऐसा महसूस हुआ, और देश का कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका की दृष्टि से आया वो दिखा नहीं। थोड़ा दृष्टि देंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आप? देखिए, इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप तो संविधान के अंतर्गत वर्जित है। न्यायपालिका तो विधानसभा या संसद की किसी भी कार्रवाई के संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
लेकिन संविधान ने इन सब चीजों का भी ध्यान रखा था, और इसलिए जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारी विधानसभाएं हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, और कोई भी बिल तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दे। लोकसभा या राज्यसभा दोनों पास भी कर दें और यदि प्रेसिडेंट दस्तखत नहीं करते हैं तो वो लॉ नहीं बनता। और इस ऐसे मौके के ऊपर जो संविधान के रक्षक हैं राष्ट्रपति, उनको जिम्मेदारी दी हुई है हमारे संविधान ने। और संविधान में एक प्रावधान भी है, केवल जो सदन को संबोधित करने का जो मामला है वो तो एक अलग क्लॉज है, लेकिन यदि राष्ट्रपति कभी चाहें तो स्वतः भी सदन को संबोधित कर सकते हैं, ये प्रावधान भी संविधान में निहित है। तो ऐसे मौके के ऊपर राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके ऊपर यह दायित्व था कि कृषि बिल यदि ये इतना हल्ला हुआ था तो वो उसके ऊपर एसेंट देने के पहले उसके ऊपर विचार हो और फिर उसके ऊपर वापस चर्चा होती और जो कुछ भी होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इस समय कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का वर्चस्व इतना हो गया है, पहले दिखता नहीं था, अब दिखता है। राष्ट्रपति के पास में, मुझे ख्याल है न्यूज में, राष्ट्रपति के पास में शाम को बिल गया और 1 घंटे के अंदर दस्तखत होके वापस आ गया। चलिए, सारी संवैधानिक पदों की जो जिम्मेदारियां हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो उन सब का पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए यह स्थिति है। अभी भी जो 20 बिल पास हो गए, स्थिति इस रूप में है कि दरअसल जितने भी पद बनाए गए हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, आखिरी तौर पर उनकी निर्भरता कार्यपालिका पर आ जाती है। अगर कार्यपालिका में एक स्पष्ट बहुमत के साथ व्यक्ति की मौजूदगी है तो चाहे जितने भी तंत्र हैं, चाहे जितने भी स्तंभ हैं, वो सब अपनी मजबूती के लिए उस बहुमत प्राप्त संस्था के आगे हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यपालों की नियुक्ति हो, कुल मिलाकर जिस दल का बहुमत है उसकी मर्जी, उसके मिजाज पर ही चीजें निर्भर करती हैं। निश्चित रूप से जब संविधान बना होगा उस समय किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में हालात ऐसे भी बन सकते हैं और जिन नियम, जिन परंपराओं का हवाला वर्षों तक हम देते आए, उन्हें सामने सामने उल्लंघन होते हुए देखेंगे भी और उसके बावजूद भी कुछ न कर पाने की व्यवस्था का भी सामना करेंगे। बहरहाल, देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक विषय विचार के लिए देश का सबूत दिया है। इस बात का हमारे को सौभाग्य होना चाहिए कि देश में आज भी ऐसा हालात हैं कि हम उस विषय पर चर्चा कर पाते हैं और तमाम पक्ष उस चर्चा को सुनने के लिए हौसला रख पाते हैं। आप पांचों महानुभाव भी इस चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा के संदर्भ में हिस्सेदारी के लिए। लेकिन इस चर्चा के जो निष्कर्ष हैं वो आने वाले समय में देश में फलीभूत होते हुए दिखने चाहिए, और फलीभूत इस रूप में कि जहां विधानसभा हो और चाहे देश की संसद, जब भी कोई विषय आए, एक स्वस्थ चर्चा के बाद कानून की शक्ल में देश के सम्मुख आना चाहिए। इस कामना के साथ समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि सच बात कौन है जो सरेआम कह सके, सच बात कौन है जो सरेआम कह सके, मैं कह रहा हूं मुझको सजा देनी चाहिए। राहत इंदौरी ने कमाल का ये शेर कहा था। देखें इस पर खरा उतरता है। इसी के साथ अब मुझे दिया है, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।